हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये हर एक साल होते हैं, हर साल एक ना एक बारी कंडक्ट होते हैं। ये बैंक पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए होते हैं, जो कि लीगल ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग PSU बैंक्स में। बहुत सारे इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं जिसके अंदर लीगल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है। तो इस अपॉइंटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए आपको डिटेल्स जो है जो सिलेबस है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि ये जो लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम है स्केल 1 एग्ज़ाम होते हैं, हर एक साल कंडक्ट होते हैं लीगल ऑफिसर के अलग अलग PSU बैंक्स के अंदर सिलेक्शन के लिए। तो जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए होता है। IBPS और भी तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन यहाँ पे हम एसओ लॉ ऑफिसर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एज की अगर बात की जाए तो आपको अगर ये एग्ज़ाम देना है तो मिनिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। इस एज के क्राइटेरिया के बीच में आएंगे तभी आप अ, एक तरीके से क्वालिफाई माने जाएंगे या आप एलिजिबल माने जाएंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर इससे एज ज़्यादा या कम है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देन आपके पास क्या होना चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए एंड एनरोल एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने अपनी LLB कंप्लीट कर रखी है। जिनकी भी LLB कंप्लीट है और उन्होंने एनरोलमेंट ले रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वही बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके अलावा कोई और ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और इस वक्त अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी लॉ कंप्लीट हो गई है तब भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक एज लिमिट है 30 तक की, तो उससे पहले पहले आप ये तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जैसे आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही यहाँ पे IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं 2-3 स्टेजेस के अंदर, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो पहले प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, प्रीलिम्स के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इंग्लिश लैंग्वेज को आपको ड्यूरेशन दी जाती है 40 मिनट्स की, जिसकी मार्किंग सिर्फ 25 मार्क्स की होती है। रीजनिंग जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर 50 ही मार्क्स की इसकी 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 ही मार्क्स की इसकी आपकी वेटेज होती है। और जनरल अवेयरेंस जहाँ पे आपके लॉ आ जाते हैं ये आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी जो मार्किंग है वो भी 50 की ही होती है। अब ये जो प्री है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोई स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है किस चीज़ के लिए, मेंस में बैठने के लिए। इसको कहीं पे नहीं देखा जाएगा जब आपकी सिलेक्शन की जा रही होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस में क्वालिफाई करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसको फोकस करो कि आप इसको क्वालिफाई कर लो। इंग्लिश के ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है, लॉ आपने पढ़ा होता है और रीजनिंग आप ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, वो डेवलप हो जाती है। तो प्री आराम से क्लियर हो जाता है। देन आपका आता है मेंस। मेंस के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जा रही है। 60 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम 60 मार्क्स इसके अंदर आते हैं, 45 मिनट्स का होता है। अब सिलेबस की बात करते हैं कि किस चीज़ में क्या आता है। सबसे पहले जो प्री के अंदर हमने जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री देखा है कि आपको जनरली पता हो इस बारे में। तो वो क्या क्या चीज़ें आपको बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में पता होगी, किस तरीके से बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए, किस तरीके से कमर्शलाइज हुए बैंक, नेशनलाइज हुए बैंक, तो वो सारी चीज़ें पता हो आपको। नबार्ड, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, या इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में पता हो। इंटरनेशनल बैंकिंग की नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, आपसे बहुत डिटेल में नहीं मांगी जा रही, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। RBI के जितने सर्कुलर्स आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको रहती हो। फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट के बारे में पता हो, फाइनेंशियल टर्म्स पता हो, बैंकिंग टर्म्स पता हो, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड लेटेस्ट एक्ट्स हैं वो सारे आपके नॉलेज के अंदर होने चाहिए। प्राइवेटरी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, NPA के रिगार्डिंग जितनी न्यूज़ चल रही है वो पता होनी चाहिए। सरफेसी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। RBI मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स, NBFCs, HFC, लेटेस्ट न्यूज़ जितनी है इन बैंक से रिलेटेड जितनी भी, ये सब पता हो आपको। जितने भी हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स होते हैं, NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स। मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में आपको पता हो, बैंकिंग कंपनीज का। बेसिकली एक मर्जर एंड एक्विजिशन सिंपल होता है, एक बैंकिंग कंपनीज का होता है, तो वो पता हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पता हो आपको, जैसे मूडीज़ और ये सारी होती हैं। पेमेंट ऑप्शंस के बारे में पता हो जो हमको हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, भारत बिल पेमेंट क्या होता है, ये सब पता हो। RBI के सर्कुलर्स आपको अपडेट होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए है, इसके अंदर आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, ये आप इजीली कर सकते हैं। कोडिंग, रिकॉर्डिंग, सिलोजिम्स, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, बहुत सिंपल होते हैं ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं और ये आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, एजम्पशंस, लॉजिकल रीजंस, ये सारी चीज़ होती है। इंग्लिश सिंपल है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसमें से क्वेश्चन देने होंगे। पैरा जंबल्स हैं, पैरा कंप्लीशन है,
ठीक है, वॉक्यूबलरी है, एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, बहुत सिंपल है, ईजिली हो जाता है, उसकी मार्किंग भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 मार्क्स का है ये। देन आपका मेन आता है जो मेंस का जो सिलेबस है, जो आपने कवर करना है, ये अगर आप कवर करते हो तो आपका प्री की भी तैयारी बेसिकली 50 मार्क्स की तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, उसके बाद आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर आप सबसे पहले आपको बेयर एक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो बेयर एक्ट के ऊपर अपनी कमांड लेके आइए, इन जितने भी ये लॉज हैं इनके लिए। SRA ये आपका जनरल लॉ है, IPC के बेसिक्स पता होने चाहिए, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CPC, जूरिस्प्रूडेंस, लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स पता होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये सारे आपको मेरे यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगे, बाकी आप वैसे भी जान सकते हैं। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, TPA, कंपनीज एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, LLP एक्ट 2008 इसकी होनी चाहिए, SEBI एक्ट है, SEBI के रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, तो उसके जितने रेगुलेशंस होते हैं SEBI के, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, टैक्सेशन लॉज इतने हैं, इनकम टैक्स एक्ट हो गया आपका, या आपका GST हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए, पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रस्ट की नॉलेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो RBI का एक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, NI एक्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, FEMA के बारे में पता होना चाहिए, PMLA के बारे में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो बाहर से पैसा गलत तरीके से आता है, IT एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, लिमिटेशन एक्ट पता होना चाहिए, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और DRT के जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस हो गए, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होती है उसके बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये पुराने वाला हो गया आपका, और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम हो गई, ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा सरफेसी एक्ट इन डिटेल पता होना चाहिए, जिसके अंदर सेक्शन 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो जितने अपडेट हुए हैं उसके अंदर, जो 2019 में अमेंडमेंट आई, 2020 में जो मेजर अमेंडमेंट्स आई वो पता होनी चाहिए। TPA आपको आना चाहिए, ये पहले भी हो गया है, बैंकिंग रेगुलेशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड के बारे में। इसके अलावा आपको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आप शुरू से ही अपने माइंडसेट को लेके चलते हैं कि मुझे IBPS SO लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव ही एग्ज़ाम है, तो ये आप अगर शुरू से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो आपका ईजिली बेस बनता जाएगा और आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर पाएंगे जब भी आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जब भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप मुझे, जो आपके स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो IBPS SO लॉ ऑफिसर से रिलेटेड कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है और आप कब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।